like a Hellcat. Hello, all of you. Good morning to them, those who are watching the video in the morning. Good afternoon to them, those who are watching the video in the afternoon. And good evening to them, those who are watching the video in the evening. So, my dear friends, all of you, very good morning. As already we have completed our first episode, and now this is going to be happen the next, that is second episode. Okay, chapter number 7th, chapter number 3, and social science, second episode. So let's start. But before starting, I would like to tell you that don't forget to like and share, and also you have to subscribe it also. Okay, so soon you will get the notification of next videos. So let's we start our second episode, that is from the Parmaras. If we talk about the Parmaras, then first of all we will talk about the famous rulers. Who are the famous, or who were the famous rulers of Parmara dynasty? So first of all, first one was the Sri Harsha, then Munja, Sindhuraj, Bhojdev, Jai Singh, and Udayaditya. They were the very famous ruler of Parmaras dynasty. So श्री हर्षा, अगर हम बात करें श्री हर्षा की, तो उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था? एक इंडिपेंडेंट किंगडम इन द मालवा आफ्टर डिफीटिंग द राष्ट्रकूटास एंड मेड धार हिज कैपिटल. तो उन्होंने क्या किया था श्री हर्षा ने? उन्होंने एक अपना खुद का अलग राज्य बसा लिया था मालवा में, और वहीं उन्होंने राष्ट्रकूटास को हरा कर उन्होंने धार को अपनी कैपिटल बना ली थी. उसके बाद में भोजदेव आए. भोजदेव के बारे में तो क्या कहना, उनके जैसा मतलब व्यक्तित्व और उनके जैसे राजा, उनके जैसे विजेता कोई नहीं थे. वो बहुत ही बड़े एक विजेता थे, जो हमेशा मतलब जीत कर ही आना उनका एकमात्र उद्देश्य रहता था. और एक राइटर भी थे, मतलब राइटर इन द सेंस कि वो कुछ लिख भी लेते थे. जैसे कि बहुत से पोएट और ग्रेट स्कॉलर्स जो थे, मतलब विद्वान लोग भी वहाँ पर आते थे, और वो एक विद्वान होने के साथ साथ एक अच्छे कविता रचयिता भी थे. अगर हम बात करें उनके स्कॉलर्स की, है ना, तो ही हैड मैनी स्कॉलर्स एंड पोएट्स इन हिज कोर्ट. तो उनके कोर्ट में या राज्य में बहुत से ऐसे कवि और स्कॉलर्स यानी विद्वान वहाँ आया जाया करते थे. देन किंग भोज हिमसेल्फ हैड रिटन मैनी बुक्स, और उन्होंने खुद ने मतलब इतनी सारी बुक्स लिखी है कि जिसका वर्णन हम इतिहास में देख सकते हैं. और बहुत ही महल भी उन्होंने बनाए. बिल्ट मैनी पैलेसेस, टेम्पल्स एंड लेक्स. बहुत से मंदिर बनाए उन्होंने, बहुत से उन्होंने तालाब बनाए. तो एक बात हम ये कह सकते हैं कि ही बिल्ट द फेमस भोजपुर टेम्पल ऑल्सो इन भोजपुर 35 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ भोपाल. भोपाल के पास में उन्होंने भोजपुर नाम का टेम्पल भी बनाया, जो भोजपुर गांव में ही है, यानी एरिया में ही है, जो 30 किलोमीटर दूर है, जिसे हम भोपाल से कह सकते हैं उसको साउथ ईस्ट में है. तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं. फिर हम बात करते हैं अब चौहान की. तो द चौहान्स, इनके बारे में क्या कह सकते हैं हम? तो इन्होंने तो सेंट्रल राजस्थान में, खासकर जो केंद्रीय राजस्थान था, राजस्थान के केंद्र में उन्होंने खासकर यहाँ पर ज़्यादा रूल या राज्य किया. और वो गुर्जर प्रतिहारास के फ्यूडेटरीज थे, मतलब जो लैंड ऑनर होते हैं, खासकर हम बोलते हैं फ्यूडेटरीज, या जिसको हम कह सकते हैं कि उनके जो है वो वंशागत थे गुर्जर प्रतिहारास के. फिर विग्रहराज डिफीटेड द तोमर्स एंड एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम. उसके बाद में विग्रहराज ये नाम के रूलर जो थे, उन्होंने तोमर्स को डिफीट यानी हरा कर अपना एक अलग से इंडिपेंडेंट राज्य बसा लिया या स्थापित कर दिया. फिर अजयराज चौहान की हम बात करें, तो अजयराज चौहान जी जो थे वो अजमेर सिटी के फाउंडर थे, यानी उन्होंने ही अजमेर सिटी का जो है वो फाउंड किया या उसको उन्होंने हासिल किया. देन अजय मेरू नाम से भी पहले वो जाना जाता था अजमेर,
इन द 12th century AD. देन बिल्ड मैनी पैलेसेस एंड टेम्पल्स, उन्होंने बहुत से महल बनाए, बहुत से टेम्पल्स यानी मंदिर बनाए. फिर बात आती है अब इसके बाद में जो फेमस रूलर जो थे इस चौहान डायनेस्टी के, उसमें से सबसे जो मेन आज की तारीख में याद किया जाता है जो है वो राजा है हमारे पृथ्वीराज चौहान जी. तो वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, बहुत ही पावरफुल रूलर जो थे इस डायनेस्टी के, यानी बहुत ही यानी शक्तिशाली हम जिसको कह सकते हैं. और जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, मतलब हीरोइक डीड्स, जो मतलब एक हीरो ही कर सकता है, जो हमारे पोएट जो है चांद बरदई, उन्होंने, इस कवि ने उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसमें हम जान सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की क्या खासियत या हैसियत थी उस समय. जैसे कि पृथ्वीराज रासो, ये उनका एक कविता का सार है जिसमें, यह किताब है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ इनके बारे में लिखा है. और पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो उन्होंने बहुत से ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी है, और सोलंकीज के साथ में, और गुजरात के सोलंकीज के साथ में, और चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड एंड जयचंद ऑफ कनौज. तो जयचंद ऑफ कनौज, इनके साथ में उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है और उन्होंने जीते भी हैं. तो ये था चौहान्स के बारे में. अब हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने जान लिया, है ना. उसके बाद में अब हमने परमराज के बारे में जान लिया. अब थोड़ा बहुत हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या हुआ था एक्चुअल में. राजपूत के अलावा और कौन रूलर्स थे जो खास आज भी जाने जाते हैं या पहचाने जाते हैं. तो बिसाइड दिस राजपूत रूलर्स, अगर राजपूत रूलर्स के अलावा भी वहाँ पर बहुत छोटे छोटे राज्य थे उस पार्ट में भारत के, जहाँ जैसे कि हम कह सकते हैं कि चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड, देन द गहलोत ऑफ मेवाड़, द तोमर्स ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा. These were the main rulers of that dynasty which are still now remembered more. Then the other smallest kingdom were Nepal, Kamrup, Utkai. These were the other small or smaller kingdoms, है ना, नेपाल, कामरूप और उटकई. फिर बहुत से ऐसे हिल स्टेट्स थे जहाँ पर पंजाब के हम बोल सकते हैं, जहाँ पर कि मतलब जैसे कि चंबा, कुल्लू, जम्मू, ये जो है फिर एग्जिस्टेंस में आए, मतलब अस्तित्व में आए हैं अपने, कि कहाँ इनका मतलब बसेरा था, जैसे कि मतलब बसने के बाद में वो इसमें आए कि मतलब एग्जिस्टेंस में आए, मतलब रहने के हिसाब से वो थे पंजाब के. फिर हम बात करते हैं हम तुर्किश इन्वेशन की. तुर्किश इन्वेशन जो था वो इस समय का बहुत ही मतलब पावरफुल इन्वेशन था, यानी अटैक था, इन द सेंस की हमला. तो महमूद गजनवी जो थे, महमूद गजनवी वाज द रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम इन वेस्ट एशिया. ठीक है, वेस्ट एशिया के वो बहुत ही स्मॉल किंगडम के, मतलब ज़्यादा हम कह नहीं सकते. महमूद गजनवी, आप बहुत लोग, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया इस बात पे, और आप भी जानते होंगे थोड़ा बहुत इनके बारे में. तो वेस्ट एशिया के वो छोटे से राज्य में राज्य करते थे, एंड बहुत ही एम्बिशियस थे वो, मतलब जो उन्होंने ठान लिया, जो उन्होंने गोल बना लिया, वो प्राप्त करके ही रहते थे. और उनको तो कुछ लार्ज यानी कि बड़ी और एक अच्छी व्यवस्थित आर्मी की ज़रूरत थी, जिनके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी. तो उन्होंने सुना था कि भाई इंडिया में बहुत सारी वेल्थ है, मतलब वेल्थ इन द सेंस कि सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत सारे राजाओं के पास में अनशन धन और इन चीज़ों की भरमार है. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अटैक किया. किस पर? इंडिया पर. और उन्होंने कितनी बार अटैक किया? 18 टाइम्स. जी हाँ, 18 बार उन्होंने अटैक किया. और उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया, 17 टाइम्स उन्होंने अटैक किया. और उसके बाद में 18वीं बार में वो जीते. और जीतने के बाद में उन्होंने क्या किया कि टेम्पल्स को सबसे पहले तो डिस्ट्रॉय कर दिया, और उनकी जो मूर्तियाँ रखी थी उन्हें भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी जो भगवान की हमारे मूर्तियाँ रखी थी उसको उन्होंने तोड़ फोड़ दिया. और उसके बाद में जो भी गोल्ड, सोना, सिल्वर, कुछ भी जो भी था वहाँ पर, ज्वेलरीज और जो भी पैसा वगैरह था वो लेकर वहाँ से निकल गए. तो इस प्रकार से ये इन्वेशन जो था, तुर्किश इन्वेशन, हमारे लिए काफ़ी, और ख़ासकर मतलब इस राजा के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि तुर्किश इन्वेशन ऑन इंडिया के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ से वो बहुत कुछ लेके गए, लूट के लेके गए, बहुत सारा हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पैसा वगैरह यहाँ से बहुत सारा वो साथ में लेके गए. फिर हम देखते हैं कि रिसर्जेंस ऑफ तुर्किश इन्वेशन, है ना. उसके बाद में फिर से अटैक हुए, उसके बाद में भी फिर से
तुर्किश ने अपना अटैक इंडिया पर जारी रखा। और उसके बाद में हम अगर कह सकते हैं कि 150 साल के बाद में अटैक, आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद, यानी 150 साल बाद आफ्टर द अटैक ऑफ महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम घोर इन अफगानिस्तान अटैक द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब महमूद गजनवी के बाद में मोहम्मद गोरी ने, जो यहाँ के इस समय के राजा थे तुर्किश के, उन्होंने भी अटैक किया। उनका भी एक छोटा सा किंगडम था अफगानिस्तान में, गौर करके वहाँ पर, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इस तरीके से उन्होंने उत्तर पश्चिम भाग में इंडिया के अटैक किया। उसके बाद में उन्होंने देखा कि इंडियन रूलर्स जो थे, भारतीय राजा थे, वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़कर ख़त्म हो रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इंडिया पर अटैक किया और उन्होंने मुल्तान और सिंध को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया। उसके बाद में 1178 एडी में वो गुजरात की तरफ मुड़े, जहाँ पर राजपूत रूलर मूलराज था। गिव हिम अ क्रशिंग डिफीट, मूलराज ने उनको हराया। मतलब एक अच्छी हार का सामना करना पड़ा मोहम्मद गोरी को। उसके बाद में लेटर गोरी अटैक पंजाब 3 टाइम्स। उसके बाद में उन्होंने पंजाब पे अटैक किया 3 बार। उसके बाद 1186 एडी कैप्चर इट, और 1186 में उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, यानी अपने अंडर में ले लिया। देन द विक्ट्री ब्रॉट हिज टेरिटरी नियर अजमेर एंड दिल्ली द किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद में इस जीत के साथ में वो कहाँ चले गए? अजमेर और दिल्ली के पास में चले गए, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी थे, हमारे राजा, है ना, छोटा सा किंगडम था उनका। तो इस प्रकार से फिर 1990 में गौरी ने फिर क्या किया? अटैक द फोर्ट ऑफ भटिंडा वेर ही हैड टू फेस पृथ्वीराज चौहान, और जहाँ उनका सामना किसके साथ होने वाला था? पृथ्वीराज चौहान जी के साथ। तो ये एक बहुत ही गजब और अजब कहानी है पृथ्वीराज चौहान की, जिनके बारे में हम आज भी याद करते हैं। कहानियाँ हैं, बहुत सारी कविताएं हैं उनके बारे में, और आज भी हम सुनते हैं उनको और उनकी गाथा गाते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना, ये तो हम क्या कहना और क्या सुनना, यही बात बोल सकते हैं। तो 1191 में पृथ्वीराज ने क्या किया? मोहम्मद गोरी को हराकर पहले बैटल में, यानी पहली लड़ाई में हराकर, ऑफ टेरेन की जो थी, मतलब टेरेन की लड़ाई थी उनकी, उस बैटल में उन्होंने हराकर एस्केप विद हिज लाइफ, और वो जाकर वहाँ पर छुप गए। डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन एंड ही एस्केप विद हिज लाइफ, और वो जाकर छिप गए। देन इन 1192 AD he again came with a large army and defeated पृथ्वीराज in the second battle of टेरेन। फिर जब दूसरी लड़ाई हुई उनकी टेरेन की, उसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो डिफीटेड हो गए, मतलब हार गए। क्योंकि जिस समय मोहम्मद गोरी दूसरी बार आया, पहले तो छिप गया था वो हारने के बाद में, फिर दूसरी बार आया वो, उसने क्या, बहुत सारी लार्ज आर्मी, मतलब बहुत सारी उन्होंने जो है वो आर्मी का इंतजाम करके आए और पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल में हरा दिया। इसी जीत के साथ में अजमेर, दिल्ली और हंसी यानी हरियाणा उसके कंट्रोल में आ गया। टूर्स के कंट्रोल में आना मतलब मोहम्मद गोरी के कंट्रोल में आ गया। फिर गोरी मेड हिज इंडियन टेरिटरीज अ प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर, और उन्होंने क्या किया? फिर गोरी ने उन्होंने इंडियन टेरिटरीज प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर, उसके खुद के राज्य का उसने इंडियन टेरिटरीज को अपने प्रोविंस यानी डिस्ट्रिक्ट में ले लिया, और डिस्ट्रिक्ट बनाना चालू कर दिया उसने। छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य बनाना चालू कर दिए। देन अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, सो ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक हिज स्लेव एंड कमांडर इन चीफ एज हिज गवर्नर। फिर उन्होंने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने क्या किया? जिसे ऑलरेडी मतलब वो क्या थे? कमांडर इन चीफ थे। तो कमांडर इन चीफ में उनको उन्होंने अपॉइंट किया और एज इज गवर्नर, और उनका गवर्नर भी उन्होंने उसको बना दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में सोसाइटी के बारे में देखते हैं हम। सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, कल्चर इन नॉर्थन इंडिया। तो क्या था? सोसाइटी कैसी थी वहाँ पर? Society in the sense we can say that the society was divided into 4 varnas which were further subdivided into several jatis, and the Brahmins and Kshatriyas held his position and status in society. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया सोसाइटी को। उसमें से फिर सब डिवाइडेड फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सेवरल जातिस, और फिर उसके बाद में उन्होंने जातिस में उनको डिवाइड कर दिया।
और जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे उनको उन्होंने अच्छी पोजीशन दी, स्टेटस अच्छा दिया सोसाइटी में। उसके बाद में हम बात करें तो पीपल प्रिफर्ड मैरिड विद इन हिज होन। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्या हुआ, इस सिस्टम के दौरान क्या हुआ कि ये थोड़ा सिस्टम रिजिड था, रिजिड इन द सेंस कि हार्ड था, मतलब इतना इजी नहीं था। लोगों को क्या ज़्यादातर प्रेफर किया जाता था कि वो शादी उनके ही समाज में करें। इस तरीके से लोगों ने स्टार्ट कर दिया। देन हैड राइट इनहेरिट प्रॉपर्टी बट पर्दा सिस्टम हैज स्टार्टेड। ओके, यानी जो लोग थे या जो बच्चे थे, मतलब जिनके वंशागुणत जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कि जो मतलब एक पेरेंट्स के बच्चे हैं अगर वो, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के हकदार रहेंगे उनके पूर्वजों के बाद में भी। तो ये एक बात है। उसके बाद लेकिन एक बात ये हो गई थी इसमें, इस सिस्टम में सोसाइटी के, कि पर्दा सिस्टम स्टार्ट हो गया था। पर्दा सिस्टम के बाद में फिर क्या हुआ कि जाति जो थी, द प्रैक्टिस ऑफ बिकेम मोर प्रिवलेंट, यानी कि सती सिस्टम चालू हो गया उस समय। द राजपूत वुमेन परफॉर्म जोहर एंड टू सेव देयर ऑनर एंड फ्रॉम इन्वेडर्स इन केस ऑफ डिफीट। और उस समय मान लो राजपूत जो औरतें थी वो भी क्या करती थी, अपना जोहर दिखाती थी, मतलब अपना परफॉर्मेंस दिखाती, टू सेव देयर ऑनर, उनका अपना अभिमान और उनका जो अपने स्वयं का जो उनका ऑनर था, और जो चेस्टिटी, मतलब इन्वेडर्स जो अटैक करने वाले थे उन पर, उनके डिफीट से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को सशक्त कर लिया था और इतना मजबूत बना लिया था कि वो अपना जोहर दिखा सके, वो अपना मास मतलब अपना प्रेजेंस दिखा सके। और औरतें भी उस समय काफ़ी मजबूत और प्रैक्टिकल थी। देन देयर वाज स्लाइट चेंज इन ड्रेस एंड फूड हैबिट्स। उसके बाद में थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ों में और कुछ ड्रेस में बदलाव आया। उसके बाद में शूद्रास अडॉप्टेड एग्रीकल्चर एंड लेबर फॉर द लिवलीहुड, और अपने जीने के लिए शूद्र यानी जो निम्न जाति के थे उन्होंने क्या, एग्रीकल्चर और लेबर यानी कि खेती और जो लेबर मतलब जो खेतों वगैरह में काम करते, कहीं भी ऐसा मतलब काम करते, उनको हम बोल सकते हैं लेबर। देन पीपल फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज सच एज द फेयर्स, फेस्टिवल्स, पिलग्रिमेज टू सेक्रेट प्लेस एंड सेंटर्स। फिर लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, फॉलोड करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटीज़ में जैसे कि भाई फेयर्स यानी मेले में जाना, फेस्टिवल्स यानी त्यौहार मनाना, पिलग्रिमेजेस यानी यात्रा पर जाना, तीर्थ यात्राओं पर जाना, टू देयर सेक्रेट प्लेसेस एंड सेंटर्स, उनके पवित्र स्थानों पर वो जाते थे। इस तरह से उनकी ये सोसाइटी का सिस्टम था। उसके बाद में इकोनॉमी की बात करें अगर हम, तो इकोनॉमी में भी क्या था कि एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग उनके मेन ऑक्यूपेशन थे लोगों के। एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग है ना, पशुपालन और खेती। फिर सम सिटीज बिकम द सेंटर ऑफ ट्रेड लाइक पाटलिपुत्र, अयोध्या, उज्जैन, कनौज, मथुरा एंड काशी। ये क्या हो गए, ट्रेड सेंटर हो गए, जहाँ मतलब अपन आसानी से बिजनेस वगैरह कर सकते थे। देन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस थी उस समय की। कुछ अगर हम फाइन वेराइटीज की बात करें तो हुलन, सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल्स वेयर मेड। ये हुलन, सिल्क और कॉटन की टेक्सटाइल ज़्यादा बनती थी उस समय। देन वर्किंग इन मेटल्स वेयर परस्यूड विथ मच सक्सेस, ब्रॉन्ज स्टैच्यूज, टॉयज, आइटम्स ऑफ आइवरी, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड यूटेंसिल्स वेयर मेड। तो मेटल्स की चीज़ें भी बहुत मतलब ज़्यादा प्रचलित थी उस समय भी। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ या टॉयज, खिलौने, आइटम्स ऑफ आइवरी, दांतों के हाथी दांतों के आइटम्स, गोल्ड, सिल्वर, ये ऑर्नामेंट जो थे यानी जो पहनने के गहने थे वो, और उसके बाद में कुछ ऐसे बर्तन थे वो भी इसी चीज़ों के बनाए गए। देन उसके बाद में इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के साथ में तो ट्रेड रिलेशन था ही, और ट्रेड रिलेशन के अलावा फिर सैंडलवुड, नटमैग, क्लोव्स, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड पेयर्ल्स वेयर एक्सपोर्टेड एंड डेट्स एंड हॉर्सेस वेयर इम्पोर्टेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में कौन सी चीज़ें भेजी जाती थी, इम्पोर्ट कौन सी चीज़ें होती थी वहाँ से मतलब हम कौन सी चीज़ें मंगवाते थे, तो चंदन हो गया,
नटमेग, क्लोज, जैसे कि क्लोज हम ये लौंग मसाले, जो गरम मसाले थे वो, उसके अलावा कुछ खास ऐसे इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेड स्टोन्स यानी पत्थर और कुछ ऐसे मोती जो हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। उसके अलावा डेट्स यानी कि जो खजूर और हॉर्सेस होते थे वो वहाँ पर हम इम्पोर्ट करते थे। तो ये था सेंट्रल एशिया से हमारा ट्रेड रिलेशन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब एजुकेशन और लिटरेचर की बात करें हम, तो एजुकेशन और लिटरेचर में ये सिस्टम जो था एजुकेशन का वो बहुत ही डेवलप हो गया था उस समय। अर्लियर सेंचुरीज में ही मतलब इतना डेवलप हो गया था कि कंटिन्यू ड्यूरिंग दिस स्प्रेड, अभी तक भी मतलब वो कंटिन्यू डेवलपमेंट में ही था, मतलब अच्छा डेवलप हो गया था कहने का मतलब। देन वी फाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज मठास, देन ग्लिटकास, अग्रहारास एंड विहारास एंड टेम्पल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमारे पास में एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थान, शिक्षा संस्थान बहुत सारे थे उस समय। हमने देखा कि मठास में लोग पढ़ते थे, ग्लिटकास में पढ़ते थे, अग्रहारास में, विहारास और टेम्पल्स में भी पढ़ते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय एजुकेशन सिस्टम बहुत ही डेवलप हो चुका था। देन हायर एजुकेशन के लिए देने के लिए हमारा पास में एक सिस्टमेटिक मैनर भी था, जिस तरीके से मतलब हम कह सकते हैं कि टेक्निकल ट्रेनिंग जो था वो भी हम देते थे इन गिल्ड्स अमॉन्ग ग्रुप्स ऑफ आर्टिशंस, यानी कि जो आर्टिशंस होते थे उनको या कोई ऐसे लोग जो इस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उनको भी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती थी। और सिस्टम बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर था हमारा एजुकेशन इम्पार्ट करने का या देने का। देन द बुद्धिस्ट रिलीजन्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। बुद्धिस्ट जो रिलीजन था, धर्म था, बौद्ध धर्म, उसने भी बहुत कुछ अपना दिया इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए या स्प्रेड करने के लिए। और फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस स्प्रेड। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कौन नहीं जानता है, आज भी हम इस नाम को सुनते आ रहे हैं। और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उस समय वहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी। देन संस्कृत की बात करें तो हम संस्कृत रिमेन द मेन लैंग्वेज एंड द डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ विच इज नॉन एज अपभ्रंशा। तो संस्कृत भी वहाँ पर मेन लैंग्वेज थी उस समय की, और जिसको आज हम ये कह सकते हैं कि अपभ्रंशा, अपभ्रंशा इस नाम से आज भी उसका फॉर्म यानी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में वो हमें आज भी मिलती है। तो प्रिय दोस्तों, ये था हमारा सेकेंड एपिसोड, लेसन नंबर 3, सोशल साइंस, क्लास 7th एमपी बोर्ड सिलेबस। अब हम आगे इसके दूसरा चैप्टर सोशल साइंस का पढ़ेंगे, है ना। तो तब तक के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा आपको, उसके पहले तब तक के लिए यानी पहले ये बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। शब्बा खैर।